क्या चाहते हैं? क्या आपको किसी ऐसे जादुई वाक्य की तलाश है जो बहस खत्म कर दे, दुर्भावना समाप्त कर दे, सद्भाव कायम कर दे और सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दे? हाँ, तो फिर यह रहा वह वाक्य। मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह होता तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी आप ही की तरह सोचता। इस तरह की बात से बड़ा आलोचक भी नरम पड़ जाएगा। और जब आप यह कहते हैं तो आप 100% सही होते हैं, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति की जगह होते तो निश्चित रूप से आप भी वही कर रहे होते जो वह कर रहा है। अल्कोपान का उदाहरण ले। मान लीजिए अगर आपके पास उसके जैसा शरीर, स्वभाव और दिमाग होता, अगर आपको वही माहौल मिलता, अगर आपको वैसा ही अनुभव मिलता, तो आप भी बिल्कुल उसी की तरह होते जैसा वह था, क्योंकि वह इन्हीं सब बातों के कारण अल्कोपा बना था। उदाहरण के लिए, अगर आप सांप नहीं हैं तो इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि आपके माता पिता सांप नहीं थे। आप जो हैं उसका बहुत कम श्रेय आपको जाता है। और याद रखिए, अगर लोग चिड़चिड़े, अतर्किय या पूर्वाग्रह से ग्रस्त है तो इसमें उनका दोष भी बहुत कम है। उन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए अफसोस कीजिए, उनके साथ सहानुभूति रखिए। खुद से कहिए, अगर ईश्वर की कृपा ना होती तो मैं उसकी जगह हो सकता था। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से 3/4 सहानुभूतिपूर्ण के भूखे हैं। आप उन्हें सहानुभूति देंगे तो वे आपसे प्रेम करने लगेंगे। मैंने एक बार लिटिल वीमेन की लेखिका लिसिया से में अलकाट पर एक रेडियो वार्ता दी थी। मैं जानता था कि वे मैसच्यूसेट्स के कॉनकॉर्ड में रहती थी और उन्होंने वहीं अपनी पुस्तक लिखी थी, परंतु मैंने बिना सोचे समझे यह कह दिया कि मैं उनसे न्यू हैम्पशायर के कॉनकॉर्ड में मिला। अगर मैंने न्यू हैम्पशायर का जिक्र केवल एक ही बार किया होता तो मुझे माफ़ किया जा सकता था, परंतु मैंने यह गलती 2 बार की थी। मेरे पास पत्रों और टेलीग्रामों का आभार लग गया जिनमें मेरी गलती पर मुझे काफ़ी भला बुरा कहा गया था। कई तो बहुत गुस्से में लिखे गए थे और कुछ तो अपमानजनक थे। कॉलोनियल डैम नाम की एक महिला जो कॉनकॉर्ड में बड़ी हुई थी और जो अब फिलाडेल्फिया में रहती थी, उसने मुझ पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया। अगर मैंने यह कहा होता कि मैं मिस अलकाहट न्यू गिनी की नरबख्शी है तो भी वह इससे अधिक अपमान नहीं कर सकती थी। उसका पत्र पढ़ने के बाद मैंने खुद से कहा, मेरी खुशकिस्मती है कि इस महिला से मेरी शादी नहीं हुई। मैं उसे यह बताना चाहता था कि मैंने भूगोल से संबंधित एक भूल जरूर की थी, परंतु उसने मानवीय संबंधों से संबंधित सामान्य शिष्टाचार की मुझसे भी बड़ी भूल की थी। यह मेरा पहला वाक्य होता। फिर मैं अपनी बाहें चढ़ाकर उसे बताना चाहता था कि उसके बारे में मेरे क्या विचार थे, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने खुद पर काबू रखा। मैंने महसूस किया कि कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता था और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। मैं मूर्खों की श्रेणी से ऊपर उठना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कोशिश करने का निश्चय किया। यह एक चुनौती थी, एक तरह का खेल जो मैं खेल रहा था। मैंने खुद से कहा, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो शायद मैंने भी इसी तरह का पत्र लिखा होता। इसलिए मैंने उसके नज़रिए के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा। अगली बार जब मैं फिलाडेल्फिया गया तो मैंने उसे फ़ोन किया और हमारी चर्चा कुछ इस तरह हुई, मैं श्रीमती अमुक अमुक
आपने कुछ सप्ताह पहले मुझे पत्र लिखा था और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वह सभ्य सुसंस्कृत लहजे में कौन बोल रहा है? मैं आपके लिए अजनबी हूँ। मेरा नाम डेल कार्नेगी है। आप आपने कुछ समय पहले ल्यूसिया में अल्काहट पर मेरी रेडियो वार्ता सुनी थी। मैंने यह कहने का अक्षम्य अपराध किया था कि लुइसिया में अल्काट एप्पशायर के कॉनकॉर्ड में रहती थी। यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण गलती थी और मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मेरी गलती बताने के लिए समय निकाला। वह मुझे इतना कड़क पत्र लिखने के लिए खेद है। मिस्टर कार्नेगी, मैं अपना आपा खो बैठी थी। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं नहीं नहीं, आपको नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। स्कूल जाने वाले किसी भी बच्चे को मुझसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए था। मैंने अगले रविवार को रेडियो पर माफ़ी मांग ली थी और मैं अब आपसे व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वह तो मैसाचुसेट्स के कॉनकॉर्ड में पैदा हुई। मेरा परिवार तो 2 सदियों से वहाँ का महत्वपूर्ण परिवार है और मुझे अपने पैदाइशी राज्य पर बहुत गर्व है। इसी वजह से दरअसल मैं ये सुनकर दुखी हो गई थी कि मिस अल्काहट एम्पशायर में रहती थी। अब मैं अपने लिखे हुए पत्र पर शर्मिंदा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप उतनी शर्मिंदा नहीं होंगी जितना कि मैं हूँ। मेरी गलती से मैसाचुसेट्स को उतनी चोट नहीं पहुँची जितनी कि मुझे पहुँची है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप जैसे सुसंस्कृत लोग रेडियो पर बोलने वालों को पत्र लिखने का समय निकालते हैं और मुझे आशा है कि भविष्य में भी आप मुझे मेरी गलतियाँ बताने का समय निकाल पाएंगी। वह आपने जिस तरह अपनी आलोचना को लिया है, मुझे वह तरीका बहुत पसंद आया। आप बहुत भले आदमी होंगे। मैं आपसे मिलना चाहूँगी क्योंकि मैंने माफ़ी मांगी थी और उसके नज़रिए के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी, इसलिए उसने भी माफ़ी मांगी और मेरे नज़रिए के प्रति सहानुभूति प्रकट की। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखने का संतोष तो मिला ही, अपमान के बदले में दयालुता देने का सुख भी मिला। उसे सैकुल नदी में कूदने की सलाह देने की बजाय मैंने उसे अपना प्रशंसक बनाने में अधिक आनंद भी मिला। व्हाइट हाउस में आने वाले हर प्रेसिडेंट के सामने मानवीय संबंधों की कष्टकारी समस्या लगभग हर रोज आती है। प्रेसिडेंट टैफ्ट 20 के बाद नहीं थे। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि कटु भावना के अमल को सहानुभूति के रसायन से किस तरह बेअसर किया जा सकता है। अपनी पुस्तक इथिक्स इन सर्विस में टैफ्ट बताते हैं कि उन्होंने किस तरह एक निराश और महत्वाकांक्षी माँ के गुस्से को ठंडा किया। टैफ्ट लिखते हैं, वाशिंगटन की एक महिला जिसके पति का कुछ राजनीतिक प्रभाव था मेरे पास आई और 6 सप्ताह तक मुझसे यह कहती रही कि मैं उसके पुत्र को एक पद पर नियुक्त कर दूं। उसने काफ़ी बड़ी संख्या में सीनेट्स और संसद सदस्यों की सहायता भी ली और उनके साथ आकर यह सुनिश्चित कर लिया कि वे भी पूरी शक्ति से उसके समर्थन में बोलें। इस पद के लिए तकनीकी योग्यता की जरूरत थी और ब्यूरो प्रमुख की अनुशंसा का पालन करते हुए मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद मुझे उस माँ का एक पत्र मिला जिसमें उसने कहा कि मैं बहुत ही कृतज्ञ था क्योंकि मैंने उसकी खुशी छीन ली थी जो मेरे हाथ में थी। उसने यह भी शिकायत की कि उसने अपने स्टेट डेलीगेशन के साथ मेहनत करके एक प्रशासनिक विधेयक के लिए वे सारे वोट भी जुटा लिए थे जिसमें मेरी विशेष रुचि थी और इसके बदले में मैंने उसे यह पुरस्कार दिया था। जब इस तरह का पत्र आपको मिलता है तो आपके मन में पहली बात यह आती है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जिसने आपके साथ बदसलूकी की हो या कुछ हद तक असभ्यता का भी परिचय दिया हो। फिर आप उसे जवाब लिखने बैठ जाते हैं। फिर अगर आप समझदार हैं तो आप उस पत्र को ड्रॉर में रख देते हैं और ड्रॉर पर ताला लगा देते हैं। इसे 2 दिन बाद बाहर निकालें। इस
तरह के पत्रों का जवाब देने में हमेशा 2 दिन का समय लेना चाहिए, और जब आप इसे इतने समय बाद निकालते हैं तो आप इसे नहीं भेजेंगे। यही रास्ता है मैंने अपनाया। इसके बाद मैं बैठा और मैंने उसे बहुत विनम्र सा पत्र लिखा। मैंने उसे बताया कि इन परिस्थितियों में किसी माँ का दिल कितना दुखी होगा, यह मैं समझ सकता हूँ, परंतु दरअसल इस नियुक्ति में मेरी व्यक्तिगत भावना के लिए कोई स्थान नहीं था। मुझे तकनीकी योग्यता वाले व्यक्ति को चुनना था, और इस वजह से मुझे ब्यूरो प्रमुख की अनुशंसा का पालन करना पड़ा। मैंने आशा व्यक्त की कि उसका पुत्र अपने वर्तमान पद पर रहते हुए ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकेगा। इससे उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और उसने मुझे दूसरा पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि वह अपने लिखे हुए पहले पत्र को लेकर शर्मिंदा है, परंतु मैंने जो नियुक्ति की थी उसे संसद की मंजूरी मिलने में थोड़ा वक्त लग गया। कुछ समय बाद मुझे एक और पत्र मिला जो उसके पति के नाम पर लिखा गया था। हालांकि उसकी हैंडराइटिंग भी महिला के लिखे पत्र जैसी ही थी। इस पत्र में मुझे बताया गया कि उस महिला को इतनी निराशा हुई थी कि वह बुरी तरह बीमार हो गई थी और उसने बिस्तर पकड़ लिया था, और उसे अमावस्या का गंभीर कैंसर हो गया था। क्या मैं अपने सुझाव गए पहले नाम को वापस लेकर उसके पुत्र को नियुक्ति देकर उस महिला को पुनः स्वस्थ नहीं करना चाहूँगा? मुझे एक पत्र लिखना पड़ा, इस बार उसके पति को, जिसमें मैंने लिखा कि शायद टेस्ट के बाद उसका कैंसर का निदान गलत निकले। मैंने सहानुभूति व्यक्त की कि उसकी पत्नी की गंभीर बीमारी को लेकर मैं उसके दुख को समझ सकता हूँ, परंतु अपने सुझाव गए नाम को वापस लेना मेरे लिए असंभव है। संसद ने मेरे सुझाव गए नाम को मंजूरी दे दी है, और इस पत्र के मिलने के 2 दिन बाद ही हमने व्हाइट हाउस में एक संगीत समारोह का आयोजन किया है। मिसेज टेफ्ट और मुझे सबसे पहले इन्हीं पति पत्नियों ने बधाई दी। हालांकि यह पत्नी हाल ही में गंभीर रूप से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जिम मैगनिम ओल्कहम के टुल्सा में लिफ्ट मेंटेनेंस कंपनी का प्रतिनिधि थे। उनके पास टुल्सा के एक बड़े होटल में लिफ्ट के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था। होटल का मैनेजर 2 घंटे से ज़्यादा समय तक लिफ्ट बंद करके होटल के ग्राहकों को परेशान नहीं करना चाहता था। मरम्मत के लिए कम से कम 8 घंटे का समय चाहिए था, और मेंटेनेंस कंपनी में एक विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति हमेशा होटल की सुविधा अनुसार उपलब्ध नहीं रहता था। जब मिस्टर मैगनमे ने इस काम के लिए अपने सबसे अच्छे मैकेनिक से समय तय कर लिया तो उन्होंने होटल मैनेजर को फ़ोन किया और उससे अपना मनचाहा समय हासिल करने के लिए बहस करने के बजाय इस तरह की बातें की। रिक, मैं जानता हूँ कि आपका होटल बहुत व्यस्त रहता है और आप लिफ्ट को ज़्यादा देर तक बंद रखकर अपने ग्राहकों को असुविधा नहीं पहुँचाना चाहते। हम आपकी समस्या को समझते हैं और हम आपकी बात रखने का हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु हमें लगता है कि अगर हमने अभी मरम्मत नहीं की तो लिफ्ट में गंभीर नुकसान हो सकता है और बाद में इसकी मरम्मत में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। मैं जानता हूँ कि आप यह नहीं चाहेंगे कि आपके ग्राहकों को कई दिनों तक असुविधा हो। मैनेजर को मानना पड़ा कि कई दिन तक लिफ्ट बंद रहने से कुछ घंटों तक लिफ्ट बंद रहना ज़्यादा अच्छा है। ग्राहकों को खुश रखने की मैनेजर की इच्छा के साथ सहानुभूति प्रकट करके मिस्टर मैगनवे ने होटल के मैनेजर से अपनी बात मनवा ली और किसी तरह की कोई कटुता नहीं हुई। जॉयस नॉरिस मिसूरी के सेंट लुई में पियानो टीचर थी। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने एक ऐसी समस्या को सुलझाया जो पियानो टीचरों को किशोरियों के साथ अक्सर आती है। उनकी क्लास में एक लड़की थी, बेबेट। उसके नाखून असाधारण लंबे थे। यदि किसी को पियानो बजाने का उचित प्रशिक्षण लेना है तो लंबे नाखून इसमें बहुत बड़ी बाधा साबित होते हैं। मिसेज नारिसी बताती है, मैं जानती थी कि उसके लंबे नाखून उसके अच्छे पियानो बजाने में बाधक होंगे, जैसे कि उसकी ख्वाहिश थी। पियानो सीखने से पहले मेरे साथ उसकी जो चर्चा हुई थी
उसमें मैंने उसके नाखूनों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि वह पियानो सीखने से पहले ही निराश हो जाए, और मैं यह भी जानती थी कि वह अपने नाखून नहीं काटना चाहेगी जिन्हें उसने इतने जतन से बड़ा था और जिनकी सुंदरता पर उसे इतना गर्व था। पहले सबक के बाद जब मुझे लगा कि समय सही है, तो मैंने उससे कहा, बेबेट, तुम्हारे हाथ बहुत आकर्षक है और तुम्हारा नाखून बहुत सुंदर है, परंतु अगर ये नाखून थोड़े छोटे होते तो तुम ज़्यादा अच्छी तरह पियानो बजा सकती थी। इस बारे में सोचना ठीक है। उसके चेहरे पर नकारात्मक भाव साफ दिख रहे थे। मैंने इस बारे में उसकी माँ से भी बात की और मैंने यह भी कहा कि उसके नाखून बहुत सुंदर थे। मुझे एक और नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। यह स्पष्ट था कि बेबेट के सुंदर लगे लंबे नाखून उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अगले सप्ताह बेबेट अपने दूसरे सबक के लिए क्लास में आई। मुझे हैरानी हुई कि उसने अपने नाखून काट लिए थे। मैंने इस बात के लिए उसकी तारीफ की और कहा कि इतने सुंदर नाखून कटवाना उसके लिए किसी त्याग से कम नहीं था। मैंने उसकी माँ को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने बेबेट को नाखून काटने के लिए प्रेरित किया। माँ का जवाब था, अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बेबेट ने खुद ही यह फैसला लिया और यह पहली बार है जब उसने किसी के कहने पर अपने नाखून छोटे किए हैं। क्या मिसेज नारिस ने बेबेट को धमकाया? क्या उन्होंने यह कहा कि वे लंबे नाखून वाले स्टूडेंट को संगीत नहीं सिखाएंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बेबेट को केवल यह बताया कि उसके नाखून बहुत सुंदर हैं और उन्हें काटना उसके लिए किसी बलिदान से कम नहीं है। उनका अर्थ था, मुझे तुमसे सहानुभूति है। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, परंतु इससे तुम्हें संगीत सीखने में आसानी होगी। साल हुराक शायद अमेरिका के नंबर 1 इंस्पेरियम थे। लगभग आधी सदी तक उनका पाला कलाकारों से पड़ा, जिनमें चालियापिन, स्टाडोर, डंकन और पालवा जैसे विश्व प्रसिद्ध कलाकार शामिल थे। मिस्टर हुराक ने मुझे बताया कि अपने उनके सितारों के साथ व्यवहार करने में जो पहली चीज उसने सीखी वह यह थी कि उनके साथ सहानुभूति की जरूरत थी। उनकी सनक के प्रति सहानुभूति बहुत अधिक सहानुभूति प्रदर्शित करने की जरूरत थी। 3 सालों तक वे फरियोद चालियापिन के इंस्पिरियो थे। उन्होंने अपनी संगीत प्रतिभा के सारे विश्व को रोमांचित कर दिया था, परंतु चालियापिन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या थे। वे बिगड़े हुए बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। मिस्टर हुराक के शब्दों में वे हर तरह से किसी तूफान से कम नहीं थे। उदाहरण के तौर पर चालियापिन मिस्टर हुराक को संगीत कार्यक्रम वाली दोपहर को बुलाकर कहते थे, शोल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा गला किसी कच्चे हैमबर्ग की तरह हो रहा। आज की रात गाना मेरे लिए असंभव है। क्या मिस्टर हुराक उनके साथ बहस करते? बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि कोई भी मैनेजर अपने कलाकारों के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करता। इसलिए वे चालियापिन के होटल में भागे भागे पहुंचते थे और चेहरे पर सहानुभूति लेकर अंदर जाते थे। वे अफसोस करते हुए कहते थे, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि आप आज गा नहीं सकते। मैं यह कार्यक्रम तत्काल कैंसिल कर देता हूँ। इससे आपको $2000 का नुकसान तो होगा, परंतु आपकी प्रतिष्ठा की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। इस पर चालियापिन हाँ भर कर कहता था, शायद तुम शाम तक इंतजार करके देख लो। 5 बजे आओ और देखो, शायद तब तक कुछ सुधार हो जाए। 5 बजे एक बार फिर मिस्टर हुराक होटल में भागे भागे पहुंचते और सहानुभूति उनके चेहरे पर साफ झलकती थी। एक बार फिर वे कार्यक्रम कैंसिल करने पर जोर देते हैं और एक बार फिर चालियापिन हाँ भरकर कहता है था, शायद तुम थोड़ी देर बाद आकर मेरा हाल देखो, शायद तब तक मेरी हालत सुधर जाए। 7:30 बजे तक महान गायक गाने के लिए तैयार हो जाता था, परंतु इस शर्त पर कि मिस्टर हुराक कार्यक्रम में मंच से यह घोषणा करेंगे कि चालियापिन को बहुत सर्दी है, वो इसलिए उनका गला खराब है। मिस्टर हुराक झूठ बोल देते थे और कि वे ऐसा जरूर करेंगे।
क्योंकि वे जानते थे कि इस गायक को मंच पर लाने का यही एकमात्र तरीका है। डॉक्टर ओथर आई गेट्स ने अपनी शानदार पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में लिखा है, पूरी मानव जाति सहानुभूति चाहती है। बच्चा अपनी चोट दिखाता है और कई बार तो जानबूझकर चोट लगा भी लेता है ताकि उसे सहानुभूति मिल सके। इसी कारण वयस्क लोग भी अपनी चोटें दिखाते हैं, अपनी दुर्घटनाओं के किस्से सुनाते हैं, अपनी बीमारी के दर्द बताते हैं, खास तौर पर अपने ऑपरेशनों के, अपने वास्तविक या काल्पनिक दुर्भाग्य के लिए आत्मदया दिखाने कुछ हद तक पूरी मानव जाति के स्वभाव में है। तो अगर आप लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो इस पर अमल करें। सिद्धांत 9, सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छा के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें।